जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आज कितनी तारीख है? आज है 23 जून और हमारी एग्जाम 29 जून को है, इसीलिए करो या मरो की स्थिति है। मैं आज चौथा वीडियो ये डाल रहा हूँ। इसके पहले सबसे पहले वीडियो डाला और उसके बाद 2 लाइव क्लास आई। ये मेरा पार्ट ये सेट हमारा 17 है और सबसे पहले 20 डाला, उसके बाद लाइव क्लास में 19 दिया, उसके बाद फिर 18 दिया। ये दोनों लाइव क्लास में आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लाइव पर जाके क्लिक कीजिएगा, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव, ये सब जो आता है ऊपर में जाके लाइव पे क्लिक कीजिए, ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा और ये 17 आपको फिर वीडियो के रूप में मिलेगा। तो चलिए, रिकॉर्डेड वीडियो ये और ये भी रिकॉर्डेड वीडियो था और ये दोनों लाइव था। 17 जो ये मैं दे रहा हूँ ये 17 है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है, हम सबों को तैयारी कर देनी है। रिजल्ट जो भी होगा वो अलग चीज़ है, तैयारी करनी है। तो 20 सेट मैं डाल रहा हूँ 29 के पहले 28 तारीख तक 20 सेट कंप्लीट कर दूंगा। आज 4 डाल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? मैंने नैतिकता का विकास, समाज के साथ किस तरह इंटरेक्ट होना चाहिए, एक सभ्य नागरिक, एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए नैतिकता का विकास आप करेंगे तो क्या आपकी समझ क्या है, क्या आप आवश्यकता समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना, बिल्कुल ये सही है। जब भी गलत हो रहा हो तो गलत कर दीजिए। कोई बच्चा सिगरेट पी रहा हो तो कह दीजिए बेटा गलत है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तुम्हारी भविष्य खत्म हो जाएगी, तुम्हारे फेफड़े जो है सो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी हो जाएगी। दारू कोई पी रहा है तो तुम्हारा जो है सो ये आंत खराब हो जाएगी। ये सब बता करके उसे अच्छे और बुरे की बात में जो अंतर है, जो क्रियाकलाप वो कर रहा है, अच्छे बुरे क्रियाकलाप, उसमें अंतर दिखाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा सुधर सकता है। अन्यथा बच्चा जो है सो ये गलत रास्ते पे चला जाएगा। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए ये सवाल देखिए, यदि जिला स्तरीय साक्षरता समिति में आपको सदस्य के रूप में मनोनीत कर लिया जाए तो इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? जिला साक्षरता, देखिए ये डी वाला भी है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अगर यदि जिला स्तरीय साक्षरता समिति में अगर सदस्य बना दिया जाए तो आप किस प्रकार की सफल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है। चलिए, पहला है, साक्षरता अभियान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैं इसका सदस्य कभी नहीं बनूंगा। देखिए, निगेटिव जो लगा उसको काट दीजिए। कभी नहीं बनूंगा, ये कैसे हो सकता है? सरकारी पद पर हैं तो बनना ही होगा। जो सरकार जो चाहेगी वो आपसे काम लेगी, इसीलिए ये गलत है। मैं इसका सदस्य बन जाऊंगा पर काम नहीं करूंगा, ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए, यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए। मेरा विचार है कि जन आंदोलन के रूप में जिला स्तरीय साक्षरता समिति अर्थात जो भी हमारे जो भाई बहन, चाचा चाची, जो भी 15 साल से अगर 45 या 50 साल तक है ना, इस प्रकार से जो भी अगर असाक्षर रह गए हों, जिसे साक्षरता के मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए हम लोग, हमारी सरकार ने पहले, तो उसे अभी भी जोड़ करके हम साक्षर करेंगे और जन आंदोलन के रूप में सक्रिय रूप से चलाएंगे। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा नंबर सवाल आ जाता है। देखिए तीसरा नंबर सवाल, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है, आजकल दूरदर्शन पर अनेकानेक कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे बीच में कोरोना का समय आया था ना, तो उसमें महाभारत, रामायण स्पेशल चलाई गई थी और अच्छी अच्छी जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम थे उसे चलाई गई थी। योगा का कार्यक्रम था। तो इससे फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इस संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त कीजिए। छात्रों में ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, छात्रों का समय खराब होता है, वो अपने समाज से परिचित होते हैं, छात्रों का मनोरंजन होता है, छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अगर नए गलत अगर यदि वीडियो आ रहे हैं, गलत अगर चैनल आ रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन जो अच्छी अच्छी चैनल है उससे हमारे बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, इसीलिए ये बढ़िया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, 3 के बाद चौथा नंबर सवाल, 25 सवाल का ये कलेक्शन है, 25 सवाल का कलेक्शन है। देखिए ठीक है। चलिए, आप जिस जगह अध्यापक के रूप में सेवारत हैं वहाँ कोई बीमारी फैल जाती है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? जैसे हम जिस स्कूल में हैं उसके बगल में महामारी फैल गई, डायरिया का,
मलेरिया का प्रकोप आ गया तो हम क्या करेंगे? आप वहाँ से दूर चले जाएंगे, गलत है। ये तो करना ही नहीं, दूर क्यों चले जाइएगा? नौकरी करनी है तो वहाँ पे रहिए। और आप समाज का बहुत ही अभिन्न हिस्सा हम लोग हैं। शिक्षक जो हैं समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। ईच एंड एवरी डोर पहुँचने वाले शिक्षक ही हैं सरकार की नज़र में। सरकार ही नहीं, रियल में बात भी यही है। उस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वयं ही प्रयास करेंगे। हाँ, स्वयं प्रयास करेंगे, लेकिन हमें क्या जानकारी? हम शिक्षक हैं, इसलिए हम डॉक्टर तो नहीं हैं, तो ये बात गलत है। चलिए, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को इसकी सूचना संबंध में सूचना देंगे। बिल्कुल सही है ये। आप उन लोगों से बात करना छोड़ देंगे, ये फिर बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है। संबंधित शिक्षा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, जैसे कि जिस ब्लॉक में आप हैं वहाँ के ब्लॉक के चिकित्सा पदाधिकारी, उनको सूचना दीजिए। वो जल्दी आकर के फिर रोकथाम करेंगे, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और जान माल की ज़्यादा क्षति नहीं होगी। चलिए, 4 के बाद 5वां नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 5 नंबर सवाल देखिए। इसमें देखिए कहा जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसकी असफलता का प्रमुख कारण है कि ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं है। आप इसकी सफल संचालन के लिए इसे किनके हाथों में देना चाहेंगे? सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापकों, हर शिक्षित व्यक्ति के हाथ में हम देना चाहेंगे। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के प्रौढ़ शिक्षा है, ये 15 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक, 50 वर्ष तक है या 35 वर्ष तक है। तो इसका मतलब है कि अगर सफल नहीं हो पाया तो हर शिक्षित व्यक्ति के हाथ में अगर देंगे तो वो ऐसे ही सफल कर देंगे, साक्षर कर देंगे, ऐसे ही, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो मंतव्य है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए फिर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ण की गलती बच्चे अधिक करते हैं? किस वर्ण की गलती? मूर्धन्य, दंतन, क, प। तो मूर्धन्य का गलती करते हैं ज़्यादा। मूर्धन्य और ग में उसको अंतर ही नहीं दिखता है, इसीलिए दोनों गलती करते हैं। चलिए, देखिए ये सवाल आपका है। हाँ, ये सवाल है, उच्चारण दोष दूर करने के लिए बालकों को इनमें से क्या उपाय करना चाहिए? अन्य बालकों के साथ संपर्क करना चाहिए, समयानुसार बोलने देना चाहिए, स्वयं प्रयास करने देना चाहिए और शुद्ध भाषी व्यक्तियों के संपर्क में रखना चाहिए। स्वयं प्रयास करने देना चाहिए। अगर बच्चा को किसी भी अलग बच्चे के साथ रखेंगे तो वो तो और बोर हो जाएगा। वहाँ वो शुद्ध पढ़ रहा है और ये बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, उस स्थिति में ये ज़्यादा बोर हो जाएगा। उससे अच्छा है स्वयं प्रयास करके देखने देना चाहिए। उसको कभी पीट पाट नहीं करना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। चलिए, अगला है 8 नंबर का सवाल है, बालकों में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह स्वयं पाठ कर सुनावें, छात्रों को पढ़ने दें, मनन करने दें, मौन पाठ करें नहीं, स्वयं पाठ कर सुनावें। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं, बालकों में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह, तो इस प्रकार जब पढ़ देंगे हम, कौल कौल जल जल मोल मोल, राम घर जाता है, माँ मामा आया, दादा खाजा लाया, है ना, राजा बाजा बजा, इस प्रकार से पढ़ पढ़ जो सुनाते हैं तो बच्चा वो सुनता है, सुनने के बाद उसी लय में पढ़ना चाहता है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। अगर ये कविता हम सुनाते हैं बच्चों को तो बच्चा भी जो है इस कविता को दोहराता है और बार बार एक समय ऐसा आता है कि हमें दोहराने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही सब दोहरा करके एक्टिविटी भी कर देते हैं। इसीलिए स्वयं पाठ कर हमें सुनाना चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आइए 9 नंबर का सवाल देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इनमें इसे निम्न में से क्या कहते हैं? सुलेख नहीं, सुलेख में सुंदर लेख हो गया। श्रुत लिपि कहते हैं, मैंने श्रुत में सुनना, सुनकर लिखना। अगर बोलने जा रहे हैं कि लिखो भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता कौन है, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव हैं। तो इस प्रकार से जब हम बोलते जाते हैं और बच्चे लिखते जा रहे हैं, इसका मतलब सुन कर लिख रहे हैं, तो श्रुत लिपि इसी कहते हैं, इसे श्रुत लिपि कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, अब देखिए अगला सवाल है, श्रुत लेख में छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है, स्थिति का विकास होता है, योग्यता का विकास होता है, तत्परता होती है। तो इसमें क्या होता है, श्रुत लेख मैंने सुनकर जो लिखने की कला है, वो जब सुनकर लिखता है बच्चा तो उसमें क्या विकास हो रहा है? तो निश्चित है कि उसमें विकास हो रहा है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो रहा है, क्षमता का विकास, है ना, योग्यता का विकास नहीं, क्षमता का विकास। क्योंकि सुनकर लिखना वो जो है सो अर्थ के साथ लिखने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है।
संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शारीरिक और मानसिक मतलब शरीर से भी, संज्ञानात्मक मतलब गेंद फेंकना, कोई छोटे छोटे सूक्ष्म गत्यात्मक कार्य करना। अगर यदि एक वर्ग है, वर्ग में कलर भरना, तो ये छोटी छोटी चीज कर रहे हैं। गाना, उछलना, कूदना, ये सब संज्ञानात्मक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों की जरूरत है, तभी वो संभव कर पाएगा। चलिए, इसीलिए आ जाइए अब 12 नंबर सवाल में, है ना। जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनर्संरचना और पुनर्व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक क्रियाएं शामिल होती है? इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है? चलिए, 2, 3, 4, 5 कितनी होती है? गौर कीजिए, कितनी होती है? अर्थात 2 मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला है, चलिए 13 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आत्मसात्करण, है ना, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा पुरानी वस्तुओं और विचारों की स्मृति संजो कर रखता है। बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, आत्मसात में आधा क र न लगल, आत्मसात्करण, है ना। तो आत्मसात्करण जो है सो आत्मसात करना, मतलब आत्मसात मतलब जो हमारी वर्तमान, जो हमारे अंदर जो क्षमता है, जो वर्तमान क्षमता है, उसके आधार पर हम नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए देखिए, बच्चा पुरानी वस्तुओं, ये गलत है, ये हो जाएगा। बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करना, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ नई वस्तु कौन सी है? मान लीजिए अगर मोबाइल ही है और बच्चा के अंदर, देखते हैं छोटा छोटा बच्चा है, उसके अंदर भी इतनी क्षमता हो गई है, तुतला के बोल नहीं पाता है, लेकिन फोटो खींचने का ये, है ना, यूट्यूब खोलने का ये, फेसबुक चलाने का ये, किसी का नाम निकाल करके मोबाइल मैंने कॉल करने का ये, सब करने के लिए तैयार है। तो आत्मसात्करण यही हुआ कि जितना आत्मसात करने की उसमें क्षमता है, उसके आधार पर नई नई वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, चलते हैं, ये देख लीजिए 14 नंबर का देखिए, आत्मसात्करण को ही भी कहते हैं, क्या कहते हैं? समंजन, स्वांगीकरण, समायोजन, व्यक्तिकरण, क्या कहते हैं इसमें? 14 का स्वांगीकरण मतलब किसी वस्तु के साथ अपने आप को ढाल लेना, उसको समझ लेना, है ना, स्वीकार कर लेना कि हाँ ये वस्तु ये है, नई वस्तु भी है, फिर भी उसके साथ हम इंटरेक्ट कर लेते हैं। चलिए, 14 के बाद आते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। नए विचारों, पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही कहलाती है। नए विचारों, पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन की योग्यता ही कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसात्करण, अभिव्यंजन, समंजन, स्वांगीकरण। समंजन कहलाती है ये, समंजन। नए विचारों, पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन, यहाँ देखिए बोध में जो हमारी ज्ञान है उसमें कुछ परिवर्तन हम कर रहे हैं, मैंने ढल जा रहे हैं, उसी के आधार पर ढल जा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मसात्करण की बात करें तो हमारी जितनी क्षमता है उसी क्षमता के आधार पर उसको समझने प्रयास करते हैं, ढलते नहीं है, खाली समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए यहाँ पे समंजन होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए, 16 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा है। देखिए 16 नंबर का इसको छोटा करना होगा। अच्छा, इतना होगा। चलिए, यहाँ कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरंभ में बच्चे जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वह समंजन कर रहा है। आरंभ में बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वह आत्मसात्करण कर रहा है। 16 का देखिए, चलिए अगला है, आरंभ में बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहा है, यहाँ वह बहुवर्गीकरण कर रहा है। तो चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अभी तुरंत हम देखे थे समंजन क्या हुआ, जो हमारे पास क्षमता है उस क्षमता को मैंने चेंज करते हुए ढल जाना, किसी वस्तु को समझने में हम चेंज कर जाना, अपने आप को ढल जाते हैं। लेकिन आत्मसात्करण क्या है कि आरंभ में जो हमारे पास क्षमता है उसी से हम किसी वस्तु को समझते हैं, इसीलिए ये आत्मसात्करण है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ। चलिए, 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर सवाल में साथियों।
17 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा है। 17 देखिए, कहाँ आ गया 17, हाँ। संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? जन्म से लेकर 4 वर्षों तक, जन्म से लेकर 5 वर्षों तक, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, जन्म से लेकर 3 वर्षों तक। 17 का सवाल है जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक होती है, जरा सा देख लीजिए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। और पूर्व संकरियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है बच्चों में। ये बाल्यावस्था का ही कैटेगरी है। तो देख लीजिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था जब भी क्वेश्चन आए तो 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आए तो 2 से 7 वर्ष, और अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आए तो 7 से 11 वर्ष तक आपको देना है। चलिए, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल है। 17 के बाद 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर, 18 कितना इसमें बचा हुआ है? ठीक है, देखिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। ये क्या है अभिलक्षण इसका? इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशीय क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशीय क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। 18 का दूसरा है, बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाली प्राक्षिक संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है। बच्चे को यह बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी कार्य उपलब्ध है उसमें अस्थायित्व का गुण निहित है। उपरोक्त सभी ये सब हो जाएगा। जैसे ये 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है। इस अवस्था में बच्चा सरल पेशी, अपना उछलना कूदना है ना, पकड़ना, कोई चीज़ को छीन लेना पकड़ करके, ये सब क्रियाएं करता है। इसीलिए यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभी हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर में आइए। देखिए 19 नंबर में, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यताएं विकसित होती है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यताएं विकसित होती है? कौन सी योग्यताएं देख लीजिए। अवधान, प्रत्याक्षण, चिंतन एवं समस्या समाधान। चलिए, दूसरा है प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। अवधान, प्रत्याक्षण, स्फुरन, चिंतन एवं समस्या समाधान। देखिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, इसको क्लिक कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर का देख लीजिए। 20 का इसमें कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर ही सोचता है। यह कथन है सत्य है, यह कथन सत्य है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा मतलब कौन सा? ये 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा क्या करता है? आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर ही, जो उसके अंदर क्षमता है उसके आधार पर सोचता है। यह कथन सत्य है। चलिए, यह कथन सत्य है। जीन पियाजे साहब ने इसका व्याख्या किए थे। चलिए, अब चलते हैं 20 के बाद 21 नंबर में। 21 का थोड़ा सा, हाँ चलिए 21 का देख लीजिए। बच्चे में विभिन्न योग्यताओं था संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहुवर्गीय योग्यता इत्यादि का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी संज्ञात्मक अवस्था में, ए और सी दोनों। तो यहाँ पे 21 नंबर में आप देख सकते हैं कि 21 में आपका ये समझ लीजिए। पहले संवेदी गत्यात्मक 0 से 2 वर्ष, गौर कीजिए, और 2 से 7 वर्ष किसमें? पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 वर्ष ये जीन पियाजे साहब ने इसकी व्याख्या की है। 11 वर्ष ये मूर्त, जिसे यहाँ कर क्या रहा है? वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता है ना, बहुवर्गीकरण, मैंने सारे मास लेवल पर काम करने लगा। मान लीजिए यहीं पे अगर सिक्का दे देते हैं और कुछ कंकड़ बालू दे देते हैं तो कंकड़ को एक साइड में, सिक्का एक साइड में। अगर यहीं पे आप दे दिए हैं थोड़ा सा मिट्टी तो मिट्टी एक साइड में, अगर सोना का अंगूठी दे दिए उसको भी एक साइड में। क्रम वर्गीकरण योग्यता उसके अंदर आ गया
तो मूर्त रूप में देने लगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चला आया वो मूर्त संक्रिया मतलब 7 से 11 वर्ष का बच्चा हो गया ये। और पूर्व संक्रियात्मक में क्या है कि बच्चा जो है सो अपनी योग्यता के आधार पर सिर्फ ये कल्पना कर पाता है कि ये वास्तविक ये क्या है न है, उसके बारे में डीप जा पाता है। जैसे मान ली कोई भी काम अगर वो कर रहा है, सूक्ष्म गत्यात्मक कार्य, तो माँ कोई काम कर रही है तो उसमें भी वो उस काम करने लगेगा। माँ अगर दीदी गैस जला रही है तो बच्चा भी चाहे बर्तन साफ करी तो बच्चा बर्तन धोना शुरू कर देगा। माँ अगर खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है तो बच्चा भी कुछ झाड़ू देना शुरू कर देगा, कुछ न कुछ उसके अंदर। तो वो बृहद पैमाने पर करने लगता है। उसको वर्गीकरण करने की आदत वहाँ नहीं है, उतना समझ उसके अंदर नहीं है। लेकिन वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में वो क्या है कि माँ के साथ पिता के साथ काम करना शुरू कर दे। वो काम गड़बड़ ही क्यों ना हो, काम तो गड़बड़ा ही देगा वो। अगर आप कहीं खेत में काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि कुछ पौधा लगा हुआ उसको काट भी देगा। आप बगल से अगर यदि उसे कुछ साफ कर रहे हैं, घास उस साफ कर रहे हैं, तो वो काट भी देगा, लेकिन वो काम तो गड़बड़ा देगा। लेकिन वो काम करने की प्रयास करने लगा है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो उसके अंदर इतनी समझ आ गई है कि वर्गीकरण योग्यता, देखिए वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहुवर्गीकरण योग्यता, बहुत सारे वस्तु है उसको भी अलग अलग करने की आदत उसके अंदर जाती है। इसलिए यहाँ पे होगा बी ऑप्शन होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 22 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन बहुवैकल्पिक होता है, व्यापक होता है, स्वकेंद्रित होता है, बहुआयामी होता है। व्यापक होता है, व्यापक मतलब वो माँ के साथ वो इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है व्यापक लेवल पर। वो इतना 22 ना सॉरी स्वकेंद्रित होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन स्वकेंद्रित होता है, मतलब वो अपने अंदर ही केंद्रित रह करके वो सोचना शुरू किया। क्षमा कीजिएगा, व्यापक नहीं होगा, 22 का सी होगा। तो स्वकेंद्रित होता है अर्थात वो अपने अंदर ही सोच करके और जो जो काम माँ कर रही है उसके साथ वो हाथ बटाना शुरू कर देता है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन स्वकेंद्रित होता है। चलिए अब 23 नंबर आ जाइए। 23 नंबर बहुत अच्छा है, देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन अंत में देख लेंगे। 3 वर्ष की अवस्था के बाद, सही विकल्प सुनिए, 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 3 वर्ष। उसके बाद है 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। यही सही है। 2 वर्ष की अवस्था के बाद, जो 2 वर्ष के बाद कुछ समय होता है उसमें बच्चा क ख ग घ च छ ज झ ABCD है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सब सीखना जल्दी शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर दिन दुनी रात चौगुनी ज्ञान बढ़ती जाती है, अर्थात 2 वर्ष की अवस्था के बाद। यहाँ है 1 वर्ष की अवस्था के बाद, और डी में क्या ऑप्शन दिया है 9 माह की अवस्था के बाद, इसलिए आपका होगा आंसर यही। चलिए बी ऑप्शन होगा। अगर 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण रूप से सीखना शुरू कर देता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। 24 नंबर अर्थात सेकेंड लास्ट। चलिए, नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या, वाक्यों की समस्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सब समस्या इसके अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसको सिखा देते हैं। चलिए, बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्प को चुनें। देखिए, बच्चे का जो कथन है उसको ध्यान में रख करके कौन क्रम दर क्रम होगा, मैंने पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इस पर ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहला इसमें जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सबसे पहले 1 नंबर में 2 होगा। पुरस्कार प्राप्ति के लिए बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है। पुरस्कार प्राप्ति के लिए उसको गाना गाना, पत्र लेखन करना, संवाद करना, है ना, खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करना, वो कुछ न कुछ सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है कि समाज जो कह रहा है वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पुरस्कार पाना है उसको, पहला। 2 के बाद जो है सो आपका 1 होगा, तो ये 2 नंबर दीजिए। बच्चे प्राधिकारिता के प्रति आदर भाव विकसित करते हैं। जो भी प्राधिकारी होते हैं, है ना, उसके प्रति आदर भाव भी दिखाते हैं, वो गलत नहीं करते हैं। चलिए 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। अब इसमें आ जाइए 3, 4, ये लगातार हो जाएगा। बच्चा नैतिकता के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखने लगता है कि नैतिकता से संबंधित कोई उल्लंघन है उस पर भी ध्यान उसका रहेगा कि नहीं, नैतिक रूप से हम सही रहें। और बिना किसी तर्क अथवा निर्णय के नियमों का स्वतः बच्चा पालन बच्चे के व्यवहार की विशेषता हो जाती है। बिना किसी तर्क अथवा निर्णय के नियमों का स्वतः जो है सो पालन करने लगता है, व्यवहार अपना प्रदर्शित करता है कि हम बिल्कुल सही हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए, इसीलिए आप ये किस में है 2, 1, 3, 4, है ना, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए
नए वीडियो के साथ पुनः हम मिलते हैं, ये आशा करते हुए कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। करो या मरो की स्थिति है, अंतिम समय में हम लोग हैं, तो चलिए 3 से 4 वीडियो, आज तो मैं 4 वीडियो डाला हूँ, 2 लाइव दिया हूँ। 20 जो था पार्ट सबसे पहला वो था रिकॉर्डेड, उसके बाद 2 लाइव है, 19-18 लाइव है, फिर 17 रिकॉर्डेड में दे रहा हूँ। तो इसे देखिए और लाइव हमारे चैनल पर आकर के लाइव पर भी, लाइव सेक्शन में जाइए, वहाँ भी लाइव देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारा मेधा सूची बनेगा। चलिए तो नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।